हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसबी कोचिंग क्लासेस पर। और जैसा कि मैंने आपसे अपने पिछले वीडियो में डिस्कशन कर लिया था भर्जन निस्तापन और प्रगलन के विषय में, उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि इसके बाद मुझे डिस्कशन करना है आपसे भट्टियों के विषय में, यानी भर्जन निस्तापन की क्रिया किस भट्टी में होती है, प्रगलन की क्रिया किस भट्टी में होती है। तो इन्हीं सब बातों के डिस्कशन के लिए हमें जो भट्टियां पढ़नी होती है ना, तो उसमें आज जो आपकी एक इंपॉर्टेंट भट्टी है वो है ब्लास्ट फर्नेस, यानी वात्या भट्टी, है ना। इसको इंग्लिश में कहते हैं ब्लास्ट फर्नेस। ठीक, अब वात्या भट्टी में पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी क्रिया इस भट्टी के अंतर्गत होती है। तो प्रगलन, जो प्रगलन की क्रिया होती है वो वात्या भट्टी में संपन्न होती है। इसके द्वारा जो आयरन है यानी लोहा, है ना, तो लोहे के निष्कर्षण में प्रगलन की क्रिया का प्रयोग इस भट्टी के द्वारा किया जाता है। अब सबसे पहले क्या होता है कि इस भट्टी की संरचना और इसके विषय में आपको पूछा जाता है, लिखने के लिए कहा जाता है, तो उसमें आपको लिखना पड़ेगा। तो देखिए क्या है, ये आपकी बनी हुई है वात्या भट्टी, है ना। ये तो यहाँ पर डायग्राम बना हुआ है। इसके अलावा आप क्या है कि आप अपनी स्क्रीन पर भी एक डायग्राम देख रहे होंगे, ये बना हुआ है। तो डायग्राम दोनों में से आप कोई भी डायग्राम आप बना सकते हैं, जो स्क्रीन पर बना हुआ है आप उसको देख करके बना सकते हैं, या यहाँ पर जो ये है आपका स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको लिख सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखिए इस भट्टी के अंदर बहुत सारे टेम्परेचर, तापमान लिखे हैं, विभिन्न ताप क्षेत्र होते हैं इस भट्टी के अंदर। देखिए लगभग 1500 से 1200, 1000, 800, 400, यानी इस भट्टी में जैसे जैसे नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं तापमान कम होता जाता है, तापमान घटता जाता है ना। तो अब यहाँ पर बात करते हैं इसकी संरचना में। जैसे मान लिया इसमें पूछा जाए, लिखने के लिए आपसे कहा जाए, तो इसमें आप क्या क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले आपको लिखना यही होगा, है ना, कि ये भट्टी दिखने में कैसी है, तो कुछ शंकु के आकार की होती है। तो यह भट्टी शंक्वाकार होती है, शंकु के आकार की होती है। इसकी जो लंबाई है ना, तो वो 25 से 60 मीटर होती है। यानी इसकी लंबाई की अगर बात कर ली जाए, लंबाई कहीं कहीं ऊंचाई लिखा होता है, कहीं कहीं लंबाई लिखा होता, तो लंबाई ऊंचाई है तो एक ही है कि नहीं। तो हाइट या लेंथ जो भी कहे, तो लंबाई या ऊंचाई 25 से 60 मीटर होती है। यानी अगर इसकी लंबाई की बात की जाए तो ये यहाँ से यानी ऊपर की ओर यहाँ से, तो इसकी जो लेंथ है या जो ऊंचाई है वो 25 से 60 मीटर की होती है। चौड़ाई की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ से यहाँ तक की जो इधर उधर ये चौड़ाई है, तो 5 से 8 मीटर की इसकी चौड़ाई होती है। तो लंबाई कितनी हो गई, 25 से 60 मीटर। चौड़ाई कितनी हो गई, तो 6 से 8 या 5 से 8 मीटर कहीं कहीं आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। जनरली 6 से 8, 5 से 8 मिलता रहता है। ठीक, तो ये आपकी 5 से 8 मीटर चौड़ी हो जाएगी। फिर क्या है कि इस भट्टी के अंदर अग्निशह, अग्निशह ईंटों का स्तर, ये अग्निशह ईंटों का स्तर क्यों लगा है, क्योंकि इसके अंदर जो ऊष्मा है, अंदर की ऊष्मा अंदर रहे, बाहर की ऊष्मा बाहर रहे। यानी ये क्या है कि ये जो स्तर इसमें ईंटों का लगा हुआ होता है, इसके माध्यम से इसका टेम्परेचर न बदलने पाए, न कम होने पाए, न ज्यादा होने पाए, है ना। इसलिए इसमें अग्निशह ईंटों का यानी तापमान को नियत बनाए रखता है ना। अग्निशह जो ईंटें लगी हुई हैं वो तापमान इसका नियत बनाए रखते हैं, स्थिर बनाए रखने की, तापमान घटने बढ़ने ना पाए। ठीक, तो इस भट्टी में क्या होता है कि अग्निशह ईंटों का स्तर लगा हुआ होता है। तो भट्टी का ऊपरी व निचला सिरा, देखिए ऊपरी सिरा और निचला सिरा कम चौड़ा, किंतु बीच का सिरा जो होता है वो अधिक चौड़ा होता है। देखिए बीच का सिरा क्या है, अधिक चौड़ा है कि नहीं। तो भट्टी का निचला व ऊपरी सिरा कम चौड़ा होता है, जबकि बीच का सिरा क्या होता है, अधिक चौड़ा होता है। भट्टी के ऊपरी भाग से, है ना, भट्टी के ऊपरी भाग से देखिए कप व कोण लिखा, कप और कोण व्यवस्था के द्वारा यहां से क्या मिलाते हैं, तो भर्जित अयस्क और कोक मिलाते हैं। तो भर्जित अयस्क और कोक कप व कोण व्यवस्था के द्वारा भट्टी के ऊपरी भाग से कप व कोण व्यवस्था के द्वारा भर्जित अयस्क और कोक मिलाते हैं इसके अंदर। ठीक, तो यहां से भर्जित अयस्क और कोक मिलाएंगे इसके अंदर। ऊपर देखिए इस पर जो आवेश रखा होता है उसको कहते हैं धान, इसको कहते हैं चार्ज, यानी जो अयस्क है, जो पदार्थ है, यहाँ पर इसे एक नाम दिया गया है, उसको कहते हैं चार्ज यानी धान। ठीक, उसके बाद क्या है कि इस भट्टी के अंदर बहुत सारी गैसें बनती हैं। तो जितनी भी व्यर्थ गैसें होती हैं वो भट्टी के ऊपरी भाग से बाहर की ओर निकलती हैं। देखिए ऊपरी भाग में लिखा व्यर्थ गैसें ऊपर जा रही, आप उस डायग्राम में भी देखते रहिए स्क्रीन पर जो बना हुआ है। तो व्यर्थ गैसें क्या है, ऊपर की ओर निकल जाएंगी यहाँ से।
ठीक। उसके बाद क्या होगा कि भट्ठी के भाग में, विभिन्न भागों में अलग अलग प्रक्रियाएं होती हैं। निचले भाग में क्या होता है कि जो यहाँ पर देखिए, ये है आपका जो धातु है, गलित अवस्था में, द्रवित अवस्था में धातु बनती है यहाँ पर। तो इसमें देखिए यहाँ पर क्या है, धातुमल। धातुमल का मतलब ये होता है कि धातुमल धातु से हल्का होता है ना। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, गालक है ना। तो गालक जब किसी अशुद्धि से क्रिया कर लेता तो धातुमल बनता है, और धातुमल धातु से हल्का होता है। तो धातु से हल्का होने के कारण धातुमल क्या है, ऊपरी सतह पर तैरता रहता है। यानी धातुमल धातु से हल्का होता है और भट्ठी की निचली सतह में ऊपर की ओर तैरता रहता है। तो धातुमल क्या है, ऊपर की ओर तैरता रहता है ना। जिसे इस भाग से, इधर से निकाल लेंगे। धातु भारी होती है, तो भारी होगी तो नीचे बैठेगी। तो धातु जब भारी होती है तो उसको यहाँ पर इस साइड से देखे निकाल लिया गया धातु, है ना। तो धातुमल को, है ना, धातुमल को भट्ठी के निचले भाग में ऊपर की ओर एकत्रित कर लिया जाता है, हटा दिया जाता है। और जो धातु होती है वो भट्ठी के निचले भाग से इसको अलग कर लिया जाता है। तो दोनों प्रोसेस है आपकी कि धातुमल धातु से हल्का होता है, इसलिए वो ऊपर की ओर रहेगा, तो उसे हम इधर से निकाल लेंगे। धातु भारी होती है, वो तली में बैठ जाएगी, उसको हम इस भाग से नीचे निकाल लेते हैं। तो ये हो जाती है वात्या भट्ठी की थ्योरी। इसके विषय में जो लिखना है, मैंने जो बताया है वही आपको लिखना है, वरना आप यहाँ पर जो डायग्राम में देख रहे हैं इसमें टूयर लगे हुए हैं, है ना। टूयर के द्वारा क्या करते हैं, टूयर के द्वारा हम इसमें वायु को प्रवाहित करते हैं, हवा को प्रवाहित करते हैं। भाई वायु क्या करती है, ऑक्सीकरण करवाने का काम करती है। तो ये हो गई इसकी थ्योरी, यानी ब्लास्ट फर्नेस वात्या भट्ठी के विषय में आपको इतना लिखना। मान लीजिए सीधे से बना हुआ है डायग्राम, तो आप सीधे इसके विषय में लिख सकते हैं, जो आपको समझ में आए यहाँ से उठा करके लिख सकते हैं। अब इसके अंदर क्या होगा कि मान लिया कुछ रिएक्शंस होते, इसे पूछ लेता कि आयरन के प्रगलन के दौरान होने वाली इसमें अभिक्रियाएं लिखिए। तो विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार की रिएक्शंस होती हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ नंबर फर्स्ट। सबसे पहले इसमें आपका होता है कि कार्बन है, कोक का मतलब कार्बन। तो कार्बन है और यहाँ पर टूयर के माध्यम से ऑक्सीजन गैस जाएगी, तो कार्बन की ऑक्सीजन से रिएक्शन होगी तो कार्बन डाई ऑक्साइड बनेगी। चलिए लिख देते हैं इसको यहाँ पर। सबसे पहले रिएक्शन क्या होगी, C+O2 और बन जाएगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड बना। सबसे पहले रिएक्शन ऊपरी टेम्परेचर पर 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर लगभग यहां से रिएक्शन चालू होगी और नीचे की ओर कंप्लीट होता जाएगा। तो सबसे ऊपर पहले क्या होगा, 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर कार्बन की ऑक्सीजन से रिएक्शन होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। उसके बाद सेकंड स्टेप जो हमारा 800 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, उस पर इस कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन, यहाँ पर जो आपका CO2 देख रहे हैं, इस CO2 की रिएक्शन फिर से हो जाएगी आपकी किससे, कार्बन से। वहां पर आपका बनेगा कार्बन मोनोऑक्साइड। तो चलिए लिख देते हैं। तो सेकंड आपका हो जाएगा CO2 प्लस C और 800 डिग्री सेंटीग्रेड। तो CO2 प्लस C हो जाएगा और बनेगा क्या आपका, तो 2CO, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। सेकंड स्टेप में तो पहली रिएक्शन ये होगी, दूसरी आपकी ये। तो पहले चरण के अंतर्गत C+O2 यानी ऊपर से रिएक्शन चालू होगी, यहाँ पर C+O2 CO2। सेकंड स्टेप में ये CO2 जो बनेगी फिर से कोक से रिएक्शन होगी तो कार्बन मोनोऑक्साइड CO बनेगा। अब ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो अगली स्टेप की रिएक्शन है वो आपका आयरन ऑक्साइड है, Fe2O3, उसे रिएक्शन हो जाएगी। सेकंड नंबर पे हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका Fe2O3 प्लस ठीक। तो ये आयरन ऑक्साइड है और ये कार्बन मोनोऑक्साइड FeO और CO2 बन जाएगा, फेरस ऑक्साइड बनेगा और आपकी कार्बन डाई ऑक्साइड गैस बन जाएगी। तो इस प्रकार से दो स्टेप की ये रिएक्शन होगी। इसके बाद ये आयरन ऑक्साइड फिर से आपका क्या करेगा, आयरन ऑक्साइड की रिएक्शन फिर से कार्बन मोनोऑक्साइड से होगी। ठीक। तो आयरन ऑक्साइड की फिर से रिएक्शन, तो आयरन बनेगा और CO2 गैस बनेगी। तो पहले स्टेप में ये रिएक्शन, दूसरे स्टेप में आपकी ये रिएक्शन, थर्ड वाले स्टेप में आयरन ऑक्साइड की कार्बन मोनोऑक्साइड से तो Fe हो जाएगा और CO2 बनेगा। उसके बाद अगले स्टेप में नंबर 4 में क्या होगा कि यहाँ पर जो कैल्शियम कार्बोनेट होगा उसको गर्म कर देंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी।
तो फोर्थ नंबर में क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करेंगे तो CaO और CO2 में टूट जाएगा। ठीक, अब ये कैल्शियम ऑक्साइड अगले स्टेप में सिलिका के साथ रिएक्शन कर लेगा और कैल्शियम सिलिकेट नामक धातुमल बना देगा। तो चलिए लिख देते हैं इसको, नंबर 5। तो ये हो जाएगा CaO SiO2, ये बन जाएगा CaSiO3। ठीक, तो ये हो जाएगी आपकी 5 स्टेप में रिएक्शन, है ना। वात्या भट्टी क्या है, सचित्र वर्णन कीजिए तथा आयरन के निष्कर्षण में प्रयुक्त होने वाली प्रमुख अभिक्रियाओं को लिखिए। तो ये 5 अभिक्रियाएं आपके आयरन के निष्कर्षण में प्रयुक्त होती हैं, जो आपको लिख देना है। ठीक, तो यहाँ पर एक बार देख लीजिएगा, C प्लस O2 CO2 पहले स्टेप में हो जाएगी। सेकंड स्टेप में CO2 प्लस C 800 डिग्री सेंटीग्रेड 2CO कार्बन मोनोऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड की रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड से तो फेरस ऑक्साइड और CO2 बन जाएगा। फिर फेरस ऑक्साइड की रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड से तो Fe और CO2 बनेगा। उसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करेंगे, CO CO2 में टूट जाएगा। उसके बाद कैल्शियम ऑक्साइड SiO2, है ना, ये गालक है SiO2, CaO प्लस SiO2 तो CaSiO3 धातुमल बन जाएगा कैल्शियम सल्फेट, है ना। तो ये हो जाती है आपकी वात्या भट्टी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये वात्या भट्टी समझ में आई हुई होगी। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करते रहिए। चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।